सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी हमारे चैनल के वीडियो देखते ही होंगे। आप सभी के लिए हम सरलता से उपलब्ध अभ्यास पुस्तिका के हल लेकर के आए हैं, जिसमें आप सभी आसानी से इसको समझ करके परीक्षा में अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। आज हम बहुत ही एक विशेष टॉपिक को हल करने वाले हैं विद्यार्थियों, बड़ा ही महत्वपूर्ण, जिसमें कई विद्यार्थियों को बहुत ज़्यादा समस्याएं आती हैं। पिछले वर्ष भी देखा गया है, वार्षिक परीक्षा में अधिकतर विद्यार्थियों ने मानचित्र वाला जो प्रश्न था उसको वो हल नहीं कर पाए। तो हम मानचित्र वाला पार्ट जो है, जिस पार्ट में से मानचित्र के प्रश्न आने वाले हैं, उस पार्ट खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, जिसमें से 4 नंबर का प्रश्न एक आने वाला है, मानचित्र में आपको दर्शाना होगा। उसको आज हम हल करने का प्रयास करेंगे। आप सभी से निवेदन है, अपने साथियों को जो कि कक्षा 10वीं में अध्ययनरत हैं, उन्हें ज़रूर से ज़रूर ये लिंक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब कराएं, लाइक कराएं। सभी से बहुत बहुत निवेदन है। तो आइए हम चलते हैं, मानचित्र को सरल तरीके से समझने का प्रयास करेंगे और एक एक बिंदुओं को उनको हम समावेश जरूर करेंगे जो कि परीक्षा में आएंगे। आपके पाठ से संबंधित जितने भी उसमें मानचित्र के बिंदु हैं, उन सभी को आज हम देखने वाले हैं, एक के बाद एक कर करके देखने वाले हैं। तो बहुत सरल तरीके से आपको याद होंगे किस राज्य में क्या है, कौन सा खनिज ज़्यादा पाया जाता है। तो आज हम मानचित्र का अभ्यास करने वाले हैं। आप सभी से निवेदन है कि बने रहें हमारे साथ और अपने साथियों को शेयर करें। चलिए चलते हैं हम हमारे पाठ की ओर। तो विद्यार्थियों, बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है, अध्याय 5 खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, जिसमें 4 अंक आवंटित किए गए हैं और ये 4 अंक जो है आपको मानचित्र के रूप में ही आने वाले हैं। इस मानचित्र में जो प्रमुख स्थल जो है वो आने वाले हैं, खनिज उत्पादक क्षेत्र या जो भी उत्पादक है ऊर्जा संसाधन के बारे में। तो जो भी हमने पाठ पढ़ा है, उस पूरे पाठ में से कोई सा भी टॉपिक उठा लेंगे और आपको मानचित्र में दर्शाने के लिए दे दिया जाएगा। अधिकतर विद्यार्थी जो है वो इसमें बिल्कुल भी रुचि नहीं रखते हैं, लेकिन बहुत ही सरलता से आपको ये 4 अंक जो है मिल सकते हैं। आप एक बार समझने की कोशिश कीजिए कि इस राज्य में कौन सा खनिज उत्पादक ज़्यादा पाया जाता है, बस आपको उस राज्य में टिक करके वहाँ दर्शाना है। आपको 4 अंक बड़ी आसानी से मिलेंगे। तो यहाँ जो ये निदानात्मक कक्षा है, तो मॉड्यूल सरकार द्वारा जारी किया गया है। इसमें जो पॉइंट दिए गए हैं उनको तो हम पढ़ेंगे ही सही पढ़ेंगे, लेकिन साथ ही विद्यार्थियों बाकी के भी जो पॉइंट बचे हैं, जो वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा अत्यंत महत्वपूर्ण है, आपको कहीं भी किसी भी वीडियो में इतना पूरा डिटेल से नहीं मिलेगा। हम आपको जितने भी आ सकते हैं वो सभी आपको बताने की कोशिश करेंगे। पिछले वर्ष से भी वार्षिक परीक्षा में विद्यार्थी जो है मानचित्र को पूरा छोड़ करके आए थे, क्योंकि समझ ही नहीं आया क्या आगे। तो इसलिए हम एक एक पॉइंट जो आ सकते हैं हर क्षेत्र के, उनको समझने का कोशिश करेंगे। अभी यहाँ पर जो इस किताब में दे रखे हैं उनको तो देखेंगे सही, जैसे नोआमुंडी खनिज लोहा खनिज उत्पादक क्षेत्र, कुद्रेमुख, बेलाडीला, मयूरभंज, इधर हजारीबाग, सिंहभूमि, खेतड़ी, बालाघाट। उसके बाद कोयला खनिज उत्पादक क्षेत्र झरिया, रानीगंज, सिंगरौली, कोरबा, नेवली, इनको ही देखेंगे। सबसे महत्वपूर्ण ये अधिकतर आता है परमाणु संयंत्र के बारे में, काकरापारा, रावतभाटा, कलपक्कम, नरोरा, केगा, तारापुर परमाणु संयंत्र। ये कहाँ पर है, किस राज्य में, ये हमको अच्छे से याद हो जाना चाहिए। आप इस वीडियो को 2 बार देखें, 3 बार देखें, लेकिन अच्छी तरीके से याद करके ही परीक्षा में जाएं, ताकि आपके 4 नंबर तो बिल्कुल पक्के हो जाएं। इसी पार्ट में से मानचित्र आने वाला है और 4 नंबर आपको मिलने वाले हैं। तो आज हम इस वीडियो में आपके 4 नंबर पूरी तरीके से पक्के करेंगे। तो भारत के मानचित्र में निम्न को दर्शाइए। एचवीजे गैस पाइपलाइन, मुंबई हाई, मलाज खंड, खेतड़ी। इधर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क क्षेत्र है, नोएडा, बेंगलुरु, इंदौर, पुणे। और अभ्रक उत्पादक क्षेत्र हजारीबाग, अजमेर, गया, बेवर। और तापीय ऊर्जा संयंत्र तलचर, कोरबा, नेवली, पनकी। और लोहा इस्पात संयंत्र दुर्गापुर, जमशेदपुर, भिलाई और बोकारो। इस प्रकार से कई पॉइंट यहाँ पर दे रखे हैं, इनको तो हम समझेंगे। इस प्रकार से एक खाली मानचित्र आपको परीक्षा में दिया जाएगा भारत का, और उसमें आपको दर्शाना होगा कि कहाँ पर कौन सा क्षेत्र है, जहाँ पर जैसे जो भी पॉइंट दे दे, अभ्रक उत्पादक क्षेत्र, कोयला उत्पादक क्षेत्र, परमाणु ऊर्जा, आणविक तापीय ऊर्जा, और भी लोहा इस्पात। इस प्रकार से हम शुरू से लेकर के जितने भी पॉइंट बन सकते हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे विद्यार्थी। तो आइए आगे बढ़ते हैं हम, और पॉइंट टू पॉइंट एक एक करके हम समझने का कोशिश करेंगे नक्शे में कि कहाँ पर क्या है। विद्यार्थियों,
जो हमारी पाठ्य पुस्तक में जितने भी पॉइंट दे रखे हैं उन सभी को हम समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम महत्वपूर्ण लौह अयस्क के बारे में देखेंगे। लौह अयस्क के बारे में अधिकतर पूछा जाता है। तो जो लौह अयस्क होता है, मतलब जो लोहे का साथ में जो दूसरे पदार्थ आते हैं लोहे, उसको लौह अयस्क किया जाता है, जैसे उसका कचरा वगैरह सब जो भी। तो वो लौह अयस्क जो है भारत में अलग अलग क्षेत्रों में 4 ऐसे क्षेत्रों में बटा हुआ है, जिसको कि पेटी भी कहा जाता है। मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य बहुत दूर लंबी दूरी पर वो होता है, तो एक प्रकार से उसको एक पेटी के रूप में संज्ञा दी गई है। तो इस प्रकार से 4 पेटी लौह अयस्क की भारत में पाई जाती है, जिसमें एक है उड़ीसा झारखंड पेटी। ये वाला जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है उड़ीसा और झारखंड का, यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में जो लौह अयस्क जो है वो पाया जाता है। मतलब भारत का लगभग 97% लोहा जो है वो इस क्षेत्र में, कौन सा, उड़ीसा और झारखंड, ये जो क्षेत्र है यहाँ पर वो उच्च कोटि का जो कोयला होता है, उच्च कोटि का लोहा अयस्क जो होता है वो पाया जाता है। हेमेटाइट, हेमेटाइट जो होता है वो एक उच्च क्वालिटी का लोहा होता है, लोहा अयस्क, वो इस क्षेत्र में पाया जाता है विद्यार्थियों। उड़ीसा और झारखंड पेटी जो है, और इसमें भी उड़ीसा में का जो इलाका है वो मयूरभंज, यहाँ पर ये आपको जो त्रिभुज, लाल त्रिभुज में यहाँ पर जो दर्शाया गया है उड़ीसा में, ये आपको मयूरभंज है। ये अधिकतर परीक्षा में पूछा जाता है कि मयूरभंज कहाँ पर है। मयूरभंज को दर्शाना है तो हमको उड़ीसा राज्य में दर्शाना पड़ेगा। ये मयूरभंज में लोहे की इस्पात की खदान है। उसके बाद एक केंदुझर जिला, ये भी यहाँ पर इसी में है, उड़ीसा में केंदुझर। और झारखंड का जो सिंह भूमि क्षेत्र है, इस सिंह भूमि जिले, यहाँ पर गोवा करके एक स्थान है, गोवा और नोआमुंडी, ये यहाँ पर झारखंड में पाए जाते हैं। झारखंड में लोहा इस्पात की खदान है। ये गोवा जो लिख रखा है, ये गोवा एक अलग राज्य है हमारा जो यहाँ पर है, लेकिन ये गोवा एक क्षेत्र है, खदान, जहाँ पर लोहा इस्पात पाया जाता है, ये झारखंड में है। थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। एक ये गोवा है, एक गोवा राज्य है हमारा, और एक बिहार में एक क्षेत्र है गया, उसको भी हम देखेंगे। ये अभी जो देख रहे हैं वो गोवा। तो ये जो क्षेत्र है एक पेटी, अधिकतर लोहा इस्पात यहीं पर पाया जाता है भारत में, उड़ीसा और झारखंड क्षेत्र में। तो एक पेटी तो ये हो गई। झारखंड का सिंह भूमि पूछा जाता है, और उड़ीसा में मयूरभंज अधिकतर पूछा जाता है। तो इनको हम याद रखेंगे कि मयूरभंज कहाँ पर है और झारखंड में सिंह भूमि कहाँ पर है। सिंह भूमि में ही ये क्षेत्र गोवा आता है, इसको हम याद रखेंगे। अगला जो पेटी है वो दुर्ग बस्तर छत्तीसगढ़ वाली पेटी है। बस्तर क्षेत्र, ये दुर्ग बस्तर छत्तीसगढ़ के आसपास का क्षेत्र है, ये जो पेटी है। तो छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में ये बेलाडीला की पहाड़ी है। छत्तीसगढ़ के इधर दक्षिण में आपको दिखाई दे रहा है लाल तीर में बेलाडीला लिखा हुआ, यहाँ पर आपको दर्शाना है बेलाडीला। बेलाडीला की पहाड़ियाँ बहुत प्रसिद्ध है, यहाँ पर भी हेमेटाइट जो है वो उच्च प्रकार का लोहा अयस्क पाया जाता है। बेलाडीला बेल के आकार की पहाड़ी है, इसलिए इसका नाम बेलाडीला पड़ा था। तो ये यहाँ पर जो लोहा इस्पात प्राप्त होता है बेलाडीला की पहाड़ियाँ से छत्तीसगढ़ में। और कुछ इलाके और हैं, जैसे यहाँ पर चंद्रपुर दे रखा है, एक मैकाल हिल पर भी पाया जाता है। तो विद्यार्थियों, ये जो हमने दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी देखी है, इसमें अधिकतर ये बेलाडीला की पहाड़ियाँ, चंद्रपुर, मैकाल हिल, ये जो छोटा नागपुर वाला क्षेत्र है इधर, और इधर चंद्रपुर महाराष्ट्र का कुछ इलाका है, इस क्षेत्र में ये पेटी पाई जाती है। और इसमें से अधिकतर ये बेलाडीला को पूछा जाता है या चंद्रपुर को पूछा जाता है। तो चंद्रपुर और चंद्रपुर महाराष्ट्र के बिल्कुल किनारे, महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ की सीमा के बीच में, बेलाडीला हमको छत्तीसगढ़ में दिखाना है। इस प्रकार से ये पेटी यहाँ पर पूरी होती है। 2 पेटी हमको अच्छे से ये याद हो चुकी होगी। अगला जो क्षेत्र है लोहा अयस्क के लिए वो ये है बल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर और तुमकुरू पेटी। यहाँ पर जो है वो ये चिकमंगलूर, चित्रदुर्ग, बल्लारी, कुद्रेमुख, खास कर ये कुद्रेमुख पूछा जाता है। कुद्रेमुख, यहाँ ये जो हमने अभी बस्तर वाली पेटी देखी है विद्यार्थियों, यहाँ ये ध्यान रखना है कि यहाँ जो उच्च प्रकार का हेमेटाइट लोहा पाया जाता है, उसको इस बंदरगाह पास में जो आंध्र प्रदेश के तटीय सीमा पर है, यहाँ पर विशाखापट्टनम नाम का बंदरगाह, इसको भी हमको याद रखना है। इस बंदरगाह से ये दूसरे देशों में जैसे जापान और दक्षिण अफ्रीका में इसको निर्यात भी किया जाता है। तो ये हमको विशाखापट्टनम बंदरगाह भी याद रखना है। एक उड़ीसा में ये बंदरगाह है पारादीप,
एक जो अभी हम यहाँ देख रहे हैं ये कर्नाटक वाला क्षेत्र है। एक पेटी मतलब जो लौह अयस्क पेटी वो इस क्षेत्र में चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर, यहाँ पर कुद्रेमुख ये भी है। ये यहाँ पर जो लौह इस्पात मिलता है वो यहाँ मंगलुरु करके बंदरगाह है मंगलुरु के पास में, ये यहाँ पर इसको ले जाया जाता है। उसके बाद में एक पेटी बचती है ये चौथी वाली लौह अयस्क की, जो कि गोवा और महाराष्ट्र के किनारे पर, महाराष्ट्र के आखिरी जैसे कोना कह सकते हैं हम कि ये दक्षिण पश्चिम वाला इलाका जो गोवा से बिल्कुल लगा हुआ है, यहाँ पर लौह अयस्क की खानें हैं। हालांकि यहाँ पर बहुत हल्के किस्म का लोहा जो है वो पाया जाता है। तो इसमें अधिकतर ये रत्नागिरी क्षेत्र को पूछा जाता है। ये लाल जो तीर में आपको यहाँ दिखाई दे रहा है रत्नागिरी, आपको याद रखना है। गोवा और महाराष्ट्र की सीमा के थोड़ा से पास में जो है वो रत्नागिरी लोहा अयस्क की खदानें हैं। यहाँ पर जो लोहा पाया जाता है उसको इस मार्मागाओ बंदरगाह से भेजा जाता है, यहाँ पर पहुँचाया जाता है। तो ये मार्मागाओ बंदरगाह गोवा, ये जो गोवा हमारा राज्य है, इस राज्य के ठीक पास में, इस समुद्र के पास में मार्मागाओ बंदरगाह भी हमको याद रखना है। एक विशाखापट्टनम बंदरगाह याद रखना है, एक पारादीप बंदरगाह याद रखना है, एक मंगलुरु। इनमें से कुछ भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। आपको अच्छी तरीके से समझ करके चलना है कि कौन सा बंदरगाह किस राज्य में है, कौन सी खानें किस जगह पर है। तो ये रत्नागिरी आप याद रखिएगा, महाराष्ट्र में है। उसके बाद में इधर चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर, कुद्रेमुख। कुद्रेमुख मतलब कुद्रे का अर्थ यहाँ पर घोड़ा बताया जाता है, घोड़े के मुख के आकार की पहाड़ी, इसलिए इसको कुद्रेमुख नाम दिया गया कर्नाटक में। तो ये सभी यहाँ कर्नाटक में। तो इस प्रकार से हमने 4 लौह अयस्क की पेटियाँ मुख्य रूप से देख ली है, जिसमें पहली उड़ीसा झारखंड पेटी, जिसमें ये गोवा जो सिंह भूमि वाला क्षेत्र है ये बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद में उड़ीसा में ये मयूरभंज और केंदुझुर, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये पूछा जाता है। ये एक पेटी है। और एक यहाँ पर लौह अयस्क की पेटी छत्तीसगढ़, दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर वाली, चंद्रपुर महाराष्ट्र तक जाता है, जिसमें बेलाडीला पहाड़ी, बेलाडीला जो क्षेत्र है लौह अयस्क की खान, इसको अधिकतर पूछा जाता है। चंद्रपुर इसको हमको महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ के सीमा पर हमको दिखाना है, मैकाल पहाड़ी पर। मतलब जो लोह यहाँ पूरे इस नक्शे में आपको जो लाल तीर के निशान वाले क्षेत्र दिख रहे हैं वो लौह अयस्क की खाने हैं। तो हमने आपको यहाँ पर लगभग सभी खानों के बारे में बता दिया है लौह अयस्क के। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये इतना आप याद कर लेंगे तो लौह अयस्क वाले जो क्षेत्र हैं वो आपको अच्छे तरीके से कंठस्थ हो जाएंगे। आप एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार इसको बार बार देख करके प्रयास कीजिए और सीखिए। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, जो सबसे महत्वपूर्ण जो पेटी है वो ये उड़ीसा झारखंड पेटी है, क्योंकि यहाँ पर देश का लगभग 97% लोहा इस्पात मिलता है। आप इसको अच्छी तरीके से याद रखेंगे। ये मयूरभंज वाला इलाका, ये केंदुझुर और ये गोवा जो कि झारखंड के शिवभूमि क्षेत्र में, मयूरभंज और केंदुझुर ये जो है वो उड़ीसा राज्य के अंतर्गत आते हैं। तो आपको उड़ीसा में इनको दर्शाना है। अब हम आगे बढ़ते हैं मैग्नीज की ओर कि मैग्नीज कहाँ पर पाया जाता है। मैग्नीज जो कि ब्लीचिंग पाउडर में उपयोग मिल जाता है, कीटनाशक दवाइयाँ जिससे बनाई जाती है, और साथ ही साथ जो घर पर हम पेंट करते हैं उसमें भी उसका उपयोग लिया जाता है। तो मैग्नीज का कई जगह पर प्रयोग होता है। तो ये मैग्नीज जो है वो कहाँ पर पाया जाता है, तो ये मैग्नीज के लिए जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है वो हमको देखना है। तो अधिकतर ये सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो मध्य प्रदेश में 33% के लगभग मैग्नीज की खदानें हैं, 33% निकलता है। फिर उसके बाद महाराष्ट्र राज्य में 27%, फिर उड़ीसा राज्य में 16%, कर्नाटक में 12% और आंध्र प्रदेश में 10%। इस प्रकार से कह सकते हैं कि मुख्य रूप से हमको मैग्नीज का अगर पूछे तो हमको मध्य प्रदेश का ये बालाघाट जिला जो कि यहाँ पर आपको दिखाई देता है दक्षिणी क्षेत्र में, मध्य प्रदेश के बालाघाट में सबसे ज़्यादा मैग्नीज का उत्पादन होता है। तो ये मध्य प्रदेश का बालाघाट जिला जो है वो आपको मैग्नीज के रूप में यहाँ पर दर्शाना है। मध्य प्रदेश के इधर दक्षिणी भाग में सर्वाधिक जो है वो बालाघाट में ही पाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश का बालाघाट क्षेत्र में ही मैग्नीज पाया जाता है। साथ ही साथ इधर महाराष्ट्र में नागपुर एक क्षेत्र है, भंडारा करके एक क्षेत्र, ये वाला जो स्थान आपको दिखाई दे रहा है ये उत्तर पूर्वी इलाका या महाराष्ट्र का, यहाँ पर सर्वाधिक मैग्नीज की खाना है। और कर्नाटक में अगर हम चलेंगे तो यहाँ पर शिवमोग करके एक क्षेत्र है खदान, ये कर्नाटक में हमको दर्शाना है। इस प्रकार से ये महत्वपूर्ण, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये बालाघाट क्षेत्र है मैग्नीज के लिए, इसको हमें अच्छे से याद रखना है। तो विद्यार्थियों बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करें। अभी हमने लौह अयस्क की पेटियाँ देख ली है और मैग्नीज के क्षेत्र देख लिए। अब हम चलते हैं तांबा क्षेत्र की ओर, जिसका उपयोग धातु शोधन के लिए किया जाता है, इंजीनियरिंग क्षेत्र में किया जाता है और विद्युत उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है तांबा।
तांबे के बर्तन भी बनते हैं, आपको पता ही है। तो जो हमने अभी देखा है, मैंगनीज सबसे ज़्यादा बालाघाट में पाया जाता है, ऐसे ही मध्य प्रदेश के बालाघाट में ही तांबा भी सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है तांबे का। तो मध्य प्रदेश का जो बालाघाट क्षेत्र है, इस बालाघाट में पूरे देश का लगभग 52% तांबे का उत्पादन होता है। तांबे की खदान है यहाँ पर। बालाघाट सबसे महत्वपूर्ण, मैंगनीज में भी और तांबे में भी। उसके बाद झारखंड का सिंह भूमि क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र आपको बताया था, जो कि लोहा इस्पात के लिए भी प्रमुख है। साथ ही अभी हम देख रहे हैं इसमें तांबे के उत्पादन के लिए भी सिंह भूमि क्षेत्र, यहाँ पर भी उत्पादन होता है। और राजस्थान में एक जगह है, ये अजमेर के पास में, यहाँ पर खेतड़ी स्थल है। इस खेतड़ी में भी तांबे का उत्पादन होता है। तो ये 3 महत्वपूर्ण जगह है जो कि हमको तांबे के उत्पादन के लिए याद रखना। तो विद्यार्थियों, अब हम चलते हैं बॉक्साइट खदानों की ओर कि बॉक्साइट क्षेत्र कौन-कौन से हैं प्रमुख, जिसमें बॉक्साइट को अगर हम देखें तो ये एल्यूमिना क्ले जो होता है, उस क्ले के प्रकार का दिखने वाला एक खनिज होता है, जिसको बॉक्साइट कहते हैं। तो ये जो है सर्वाधिक तौर पे बात करें तो उड़ीसा में भी आपको मिलेगा, मध्य प्रदेश में भी मिलेगा, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में भी मिलेगा। तो मध्य प्रदेश के जो क्षेत्र है वो अमरकंटक, ये यहाँ पर जहाँ से नर्मदा नदी निकलती है, अमरकंटक वाला क्षेत्र ये यहाँ पर बॉक्साइट उत्पादन में करता है। यहाँ पर ये कटनी, यहाँ पर भी बॉक्साइट की खदानें हैं, कटनी, अमरकंटक। साथ ही ये जो मैकाल क्षेत्र है जो कि छत्तीसगढ़ की सीमा के जस्ट पास में है, इस मैकाल में भी बॉक्साइट पाया जाता है। और बिलासपुर, ये जो क्षेत्र है ये छत्तीसगढ़ में, बिलासपुर छत्तीसगढ़ का एक जिला, यहाँ पर भी बॉक्साइट पाया जाता है। तो ये प्रमुख है। साथ ही ये उड़ीसा का ये जो क्षेत्र है, ये कोरापुट, इस जिले में देश का लगभग 65% बॉक्साइट यहाँ पर पाया जाता है। कोरापुट जिले में एक स्थान है पंचपतमाली करके, इस कोरापुट में वो मिलता है। थोड़ा बहुत झारखंड में 10% पाया जाता है, गुजरात में 9%, लेकिन आपको अधिकतर ये उड़ीसा वाला क्षेत्र बताना है, कोरापुट दक्षिणी क्षेत्र। और मध्य प्रदेश में अमरकंटक, कटनी और ये मेका, और छत्तीसगढ़ में बिलासपुर। इस प्रकार से 4-5 स्थल जो है बहुत महत्वपूर्ण है बॉक्साइट के क्षेत्र में, इसको आप याद रखेंगे। तो ये छात्रों, आप सभी से निवेदन है कि आप जो है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ अपने साथियों, विद्यार्थियों को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। अधिक से अधिक देखें, सरलता से उनको ये सब कुछ मिल रहा है, परीक्षा की आसानी से तैयारी होगी। निश्चित रूप से इस वीडियो को आपको देखने से 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो अब हम बढ़ते हैं एक अगले खनिज पदार्थ अभ्रक की ओर। अभ्रक कहाँ पर सर्वाधिक पाया जाता है, इस नक्शे में आपको जो स्टार लगे हुए जो स्थल दिख रहे हैं वो अभ्रक वाले क्षेत्र हैं। अभ्रक अभ्रक के बारे में कहा जाता है, अभ्रक जो है वो एक के ऊपर एक परत के रूप में ऐसा जमा हुआ रहता है, प्लेटों के रूप में, जैसे कापी किताब के पन्ने होते हैं एक के ऊपर एक, ऐसे हजारों परतें उसकी कुछ ही सेंटीमीटर में आ जाती है, ऐसा अभ्रक होता है। ये पारदर्शी भी हो सकता है, हरा भी हो सकता है, काला भी हो सकता है, लाल भी हो सकता है, पीला भी हो सकता है, भूरा भी हो सकता है, अलग अलग प्रकार के क्षेत्र में अधिकतर। छोटा नागपुर वाले क्षेत्र के उत्तरी पठारी भागों में ज़्यादातर पाया जाता है। यहाँ हम देखें कि बिहार का ये जो क्षेत्र है गया, बिहार में एक महत्वपूर्ण जिला है गया। अब इस गया को याद रखेंगे। एक हमने देखा था गोवा जो कि झारखंड में, ये और एक गोवा हमारा राज्य है। इन तीनों चीज़ों में कंफ्यूज नहीं होना है हमको। गोवा एक राज्य है, गोवा झारखंड का एक क्षेत्र है जहाँ पर लोहा अयस्क की खदान है सिंह भूमि क्षेत्र में। और एक बिहार का गया है, इस गया में अभ्रक सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। साथ ही साथ झारखंड में भी कोडरमा की खदानें हैं, हजारीबाग, ये जो हजारीबाग वाला क्षेत्र दिख रहा है यहाँ पर अभ्रक का उत्पादन होता है, अभ्रक की खदान है। तो ये बिहार में गया और हजारीबाग ये सबसे महत्वपूर्ण अभ्रक के लिए है। उसके बाद में राजस्थान का ये जो अजमेर और बेवर, अजमेर ब्यावरा क्षेत्र जो है यहाँ पर अभ्रक पाया जाता है। तो अजमेर और बेवर राजस्थान के मध्य इलाके में हमको दर्शाना है। तो ये महत्वपूर्ण है अभ्रक के लिए। साथ ही
ये अधिकतर परीक्षा में ये पूछा जाता है नेल्लोर के बारे में। नेल्लोर जो है ये आंध्र प्रदेश में अभ्रक का एक खनिज उद्योग, यहाँ पर खनिज खदानें पाई जाती है अभ्रक की। नेल्लोर आंध्र प्रदेश के इधर देखेंगे हम पूर्वी क्षेत्र में समुद्र के पास में, तो ये नेल्लोर वाला इलाका जो है वो अभ्रक यहाँ पर पाया जाता है। और नेल्लोर जो खदान है वो देश में बहुत महत्वपूर्ण प्रकार का, यहाँ पर विशेष प्रकार का अभ्रक बहुत प्रसिद्ध है, वो यहाँ नेल्लोर वाले क्षेत्र में पाया जाता है। नेल्लोर को हम याद रखेंगे। साथ ही गया जो कि बिहार में, हजारीबाग जो कि झारखंड में है, और अजमेर और बेवर जो कि राजस्थान में है। इस प्रकार से ये अभ्रक के महत्वपूर्ण क्षेत्र हो गए। आशा करते हैं कि आपको अच्छे से याद हो गया होगा। नहीं याद हुआ तो एक बार फिर से रिवाइंड करके फिर से समझने की कोशिश कीजिए। बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है, अभ्रक के बारे में भी पूछा जाता है। साथियों, अब हम एक अगले खनिज की ओर बढ़ते हैं जो परंपरागत ऊर्जा का एक स्रोत है, कोयला। उसके बारे में देखते हैं। अधिकतर कोयले की जितनी खदानें हैं उनके बारे में परीक्षाओं में पूछा गया है। दलदली मिट्टी में या दलदली क्षेत्र में जो कोयला पाया जाता है वो एक पीट कहते हैं उसको, जो कि हल्की क्वालिटी का होता है, पीट कहा जाता है, जिसमें कम कार्बन पाया जाता है, साथ ही नमी युक्त वो ज़्यादा होता है। लिग्नाइट भी एक जो है वो निम्न कोटि का कोयला होता है, भूरा कोयला, जो कि वो भी मुलायम होता है, साथ ही नमी उसमें ज़्यादा रहती है, नमी का गुण ज़्यादा रहता है। तो लिग्नाइट जो कोयला होता है वो भारत के तमिलनाडु क्षेत्र में यहाँ पर पाया जाता है, नेवेली करके। ये नेवेली स्थान अधिकतर हर बार पूछा जाता है। नेवेली तमिलनाडु के इधर समुद्री किनारे पर आपको दिखाई दे रहा है। नेवेली आप याद रखेंगे। नेवेली एक क्षेत्र है तमिलनाडु में, कोयला वाला क्षेत्र। एक जो है बिटुमिनस कोयला होता है, जो कि एक अच्छी क्वालिटी का कोयला माना जाता है बिटुमिनस। और सबसे अच्छा कोयला, या कहें कि सर्वोत्तम गुण वाला कठोर कोयला जो होता है वो एंथ्रेसाइट होता है, उसको भी आप याद रखेंगे, एंथ्रेसाइट कोयला जो है काफ़ी लाखों वर्ष पहले जैव अपशिष्ट में जो दब गए थे ज़मीन के अंदर। भारत की जो भूमि है, गोंडवाना लैंड जिसको कहा जाता है, गोंडवाना भूमि, ये जो है लगभग 200 लाख वर्ष पुरानी है। साथ ही एक टर्शियरी क्षेत्र है जहाँ पर कोयला पाया जाता है, मतलब बाद में जो भारत की भूमि वाला पार्ट जो है, चीन के तिब्बत से टकराया और हिमालय का निर्माण हुआ, उसमें ही जो भारत के पूर्वी राज्य जो बने हैं, यहाँ पर जो कोयला पाया जाता है वो टर्शियरी क्षेत्र का, जो कि लगभग 55 लाख वर्ष पहले बना है। तो ये दो क्षेत्र में, एक गोंडवाना भूमि में पाया जाता है, जैसे ये पश्चिम बंगाल झारखंड वाला क्षेत्र, उड़ीसा, और एक टर्सरीय क्षेत्र। तो हम यहाँ पर मुख्य रूप से देखेंगे कि दामोदर घाटी वाला जो पश्चिम बंगाल के पास में, झारखंड के पास में जो एरिया है, यहाँ पर कोयला पाया जाता है। बोकारो क्षेत्र में झरिया और रानीगंज। रानीगंज जो है ये पश्चिम बंगाल और इधर झारखंड की सीमा पे है, पश्चिम बंगाल में। और बोकारो और झरिया आपको दोनों आपको झारखंड में मिलेंगे। ये आपको अच्छे से याद रखना है, बोकारो और झरिया। ये भी पूछा जाता है परीक्षा में। बोकारो को अधिकतर रानीगंज को पूछा जाता है। ये कोयला की खाना दिखाई दे रही है आपको, जो काले त्रिभुज के रूप में आपको दिखाई दे रही है, बोकारो, झरिया और इधर रानीगंज। आप इधर देखेंगे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ वाले इलाके में, तो मध्य प्रदेश में सिंगरौली क्षेत्र है जो छत्तीसगढ़ के पास में, यहाँ पर कोयले की खान है। और छत्तीसगढ़ में कोरबा, कोरबा में जो है वो कोयला की खदान है। तो आपको छत्तीसगढ़ में कोरबा क्षेत्र दर्शाना है। मध्य प्रदेश की सीमा के आखिरी सीमा में अगर देखें हम छत्तीसगढ़ के पास में, इधर सिंगरौली, यहाँ पर कोयले की खदान है। सिंगरौली को मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी भी कहा जाता है। ये पॉइंट भी आप सामान्य ज्ञान के लिए याद रखें। मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी सिंगरौली को कहा जाता है। तो कोयले की खदान यहाँ पर छत्तीसगढ़ में, बोकारो में कोयले की खदान छत्तीसगढ़ में, कोरबा में कोयले की खदान झारखंड में, बोकारो और झरिया करके दो जगह यहाँ पर कोयले की खदान है। साथ ही पश्चिम बंगाल झारखंड की सीमा पर इधर रानीगंज करके एक क्षेत्र है, यहाँ पर कोयले की खदान है। और यहाँ अगर आप देखें आंध्र प्रदेश तेलंगाना के सीमा पर, तो यहाँ पर एक सिमरनी करके है, सिमरनी क्षेत्र यहाँ पर
कोयले की खदान है। और बाकी जो क्षेत्र है टर्सरी वाला, ये जो बाद में बना, इसमें इधर असम वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर कोयले की कई प्रकार की खानें हैं, मेकोम नाम से अलग अलग प्रकार की झंडी। ये अधिकतर पूछा नहीं जाता है, लेकिन आपको बोकारो, झरिया, रानीगंज, कोरबा और सिंगरौली ये आपको याद रखना है। साथ ही सबसे महत्वपूर्ण ये तमिलनाडु का नेवेली। इस प्रकार से, और एक ये तलचर है, ये आपको दिखाई दे रहा है इधर उड़ीसा राज्य में। उड़ीसा में तलचर, यहाँ पर भी कोयले की खदानें हैं। तो ये 4-5 जो है वो मुख्य रूप से कोयले की खदानें हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं पेट्रोलियम क्षेत्र की ओर। तो ताप बिजली बचत के लिए वो ईंधन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। पेट्रोलियम का मशीनों में स्नेहक के रूप में इसका इस्तेमाल भी किया जाता है। उर्वरक में भी पेट्रोलियम पदार्थों का उपयोग किया जाता है, और अन्य प्रकार की चीज़ों में, खनन उद्योग में भी पेट्रोलियम के कई चीज़ें उपयोग में ली जाती हैं। तो पेट्रोलियम वाले जो क्षेत्र हैं, अगर हम उनको देखें तो पेट्रोलियम में, जहाँ पर पेट्रोलियम पाया जाता है, तेल क्षेत्र पाया जाता है, वहाँ उसके आसपास में गैस भी मिलती है। हम यहाँ पर पेट्रोलियम क्षेत्र देख रहे हैं, तो एक ये मुंबई हाई अच्छी तरीके से हम याद रखेंगे। ये वाला क्षेत्र है मुंबई के पास में, इधर अरब सागर में मुंबई हाई तेल की खदान, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये मुंबई हाई पूछा जाता है। साथ ही अगर हम देखें तो गुजरात में ये अंकलेश्वर करके स्थान है, यहाँ पर इस अंकलेश्वर में भी पेट्रोलियम की खदान है। और असम में सबसे महत्वपूर्ण है यहाँ पर डिगबोई क्षेत्र, असम में यहाँ पर पेट्रोलियम की खदानें पाई जाती है। पेट्रोलियम महत्वपूर्ण क्षेत्र तेल पेट्रोलियम का कह सकते हैं हम, असम का डिगबोई। ये डिगबोई अधिकतर परीक्षा में पूछा जाता है। मुंबई हाई और अंकलेश्वर जो कि गुजरात में है, मुंबई हाई मुंबई के इधर समुद्र किनारे पे, समुद्र में कह सकते हैं मुंबई हाई। तो ये महत्वपूर्ण है। असम के डिगबोई, नाहरकटिया और मोरन जुगरिया, मोरन हुंगरी करके ये यहाँ पर दिख रहा है, मोरन, नाहरकटिया और ये डिगबोई, ये 3 क्षेत्र यहाँ पर असम में दिखाई दे रहे हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है पेट्रोलियम की दृष्टि से। ये पेट्रोलियम के मुख्य क्षेत्र यही है, मुंबई हाई, यहाँ पर अंकलेश्वर गुजरात में, और साथ ही साथ इधर असम में ये डिगबोई, नाहरकटिया और मोरन हुगरी, ये महत्वपूर्ण क्षेत्र है। अब बात करते हैं हम प्राकृतिक गैस की। बिजली क्षेत्र में उपयोग किया जाता है प्राकृतिक गैस। तो सबसे महत्वपूर्ण जो परीक्षा में पूछा जाता है वो एक ही पूछा जाता है, ये प्राकृतिक गैस के अंतर्गत, जिसमें एक सबसे बड़ी गैस पाइपलाइन सबसे पहले भारत में बनाई गई, गेल द्वारा, गेल एक कंपनी, उसके द्वारा निर्मित की गई, लगभग 1750 किलोमीटर के आसपास, 1700 किलोमीटर के आसपास कह सकते हैं। तो ये जो पाइपलाइन गैस की बनाई गई, ये 2-3-4 राज्यों से होकर के गुजर करके जाती है, जो कि HVJ पाइपलाइन कहलाती है। तो आपको परीक्षा में HVJ गैस पाइपलाइन पूछा जाएगा। ये यहाँ से आपको दिखाई दे रही है, एच, ये हजीरा, एच का मतलब इसमें हजीरा होता है, वी का मतलब विजयपुर, और जे का मतलब होता है जगदीशपुर। तो ये पाइपलाइन जो है यहाँ हजीरा, जो कि गुजरात के क्षेत्र में आता है, यहाँ से ये निकल करके जाती है और इसको बनाया जाता है। ये मध्य प्रदेश के एक विजयपुर से होकर के गुजरती है। साथ ही साथ फिर आगे बढ़ते हुए ये इधर उत्तर प्रदेश के क्षेत्र, इधर जगदीशपुर में चली जाती है, बिहार के पास में जस्ट जगदीशपुर वाले क्षेत्र में, और देश की राजधानी दिल्ली तक भी इसको ले जाया गया उधर। लेकिन ये कहलाती है HVJ पाइपलाइन। तो आपको यहाँ से इधर यहाँ तक ऐसे करके दर्शाना है। तो HVJ पाइपलाइन को आप बहुत अच्छी तरीके से समझ करके जाइए, निश्चित रूप से परीक्षा में 99% चांस है इसके आने के। तो ये हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन कहा जाता है इसको, HVJ। हजीरा जो गुजरात में, विजयपुर यहाँ मध्य प्रदेश, मतलब आपको गुजरात के इधर कोने से ले जाना है, मध्य प्रदेश से होते हुए इसको उत्तर प्रदेश में यहाँ पर बीच में जगदीशपुर तरफ ले जाना है, बिहार के पास में जस्ट। तो ये जगदीशपुर, बाद में इसको इधर दिल्ली तक भी ले जाया गया, लेकिन ये कहलाती है HVJ गैस पाइपलाइन। क्रॉस कंट्री गैस पाइपलाइन कहा जाता है इसको। सबसे पहले बनाया गया था इसको HVJ गैस पाइपलाइन। ठीक है, तो बच्चों इसको बड़े ध्यान से आप याद रखिएगा हमेशा। अब आगे बढ़ते हैं हम, ये ऊर्जा के परंपरागत स्रोत थे, अब ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत के अंतर्गत आते हैं। तो
तो विद्यार्थियों, अभी हमने जिस गैस पाइपलाइन को देखा है, वो गैस पाइपलाइन बहुत लंबी, लगभग 1750 किलोमीटर लंबी है। ये जो गैस पाइपलाइन बनी है, इसके अंतर्गत लगभग 69 नदियाँ आती है। 69 नदियों से होकर के ये गैस पाइपलाइन गुजरी है। साथ ही साथ ये जो है 1986 में इसको बनाया गया था। अब आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं गैर परंपरागत ऊर्जा के साधन, जिसमें आणविक या परमाणु ऊर्जा के केंद्र आपको दिखाई देंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण, अधिकतर परीक्षा में आपको परमाणु ऊर्जा संयंत्र के बारे में ही पूछा जाता है नक्शे में। तो यहाँ हम देखेंगे जो परमाणु ऊर्जा या जिसको आणविक ऊर्जा भी कहते हैं, तो उस परमाणु ऊर्जा में उपयोग होने वाले जो पदार्थ हैं, यूरेनियम, थोरियम, ये आपको झारखंड वाले क्षेत्र में भी मिलेंगे और राजस्थान वाले क्षेत्र में मिलेंगे, अरावली पर्वत श्रेणी के आसपास। सबसे महत्वपूर्ण जो आणविक या परमाणु ऊर्जा के केंद्र है या परमाणु ऊर्जा के साधन है, वो आपको मिलेंगे यहाँ। ये आपको जो लाल तीर में जहाँ जहाँ निशान दिखाई दे रहे हैं, आपको ये परमाणविक ऊर्जा के केंद्र दिखाई दे रहे हैं या आणविक ऊर्जा के केंद्र कह सकते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण जो परीक्षा में पूछा जाता है वो है नरोरा, जो कि ये उत्तर प्रदेश में है। आणविक ऊर्जा केंद्र उत्तर प्रदेश, और आप दिल्ली के जस्ट पास में, दिल्ली हमारे देश की राजधानी, इसके पास में इसको हमको दर्शाना है। उत्तर प्रदेश में नरोरा आणविक ऊर्जा केंद्र, नरवा परमाणु ऊर्जा केंद्र, ये महत्वपूर्ण है। उसके बाद में एक रावत भाटा, ये जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, मध्य प्रदेश और राजस्थान के जस्ट पास में, ये है राजस्थान में ही, अरावली पर्वत श्रेणी के पास में। तो ये रावत भाटा क्षेत्र जो कि राजस्थान में, रा से रा समझ लेना आपको, राजस्थान में रावत भाटा परमाणु ऊर्जा केंद्र, ये आपको यहाँ राजस्थान में दर्शाना है। एक आपको दर्शाना है काकरापारा, जो कि गुजरात में है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये काकरापारा, लाल तीर का निशान, जो कि महाराष्ट्र की बाउंड्री मतलब सीमा के जस्ट पास में है। तो ये काकरापारा परमाणु संयंत्र, ये यहाँ पर गुजरात में है, महाराष्ट्र के पास में। तो आपको एक ये याद रखना है। उसके बाद में एक तारापुर, आपको जस्ट इस काकरापारा के थोड़ा सा नीचे दिख रहा है, ये महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र गुजरात के पास में, गुजरात की सीमा के पास में। काकरापारा और तारापुर दोनों पास पास में आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन काकरापारा जो है वो गुजरात राज्य में है, तारापुर जो है वो महाराष्ट्र राज्य में आपको दर्शाना है। तो ये महत्वपूर्ण हो गया। उसके बाद में एक केगा है, ये केगा करके, ये कर्नाटक राज्य में दिखाई दे रहा है, कर्नाटक और गोवा के बिल्कुल पास में, कर्नाटक और गोवा की जो सीमा है उस वहाँ पर आपको एक केगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र दिखाई दे रहा है केंद्र, ये आपको यहाँ पर दर्शाना है, हमें याद रखना है, कर्नाटक में। और एक है ये कलपक्कम, जो कि तमिलनाडु में आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा के पास में कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र या आणविक ऊर्जा संयंत्र कह सकते हैं। तो ये कलपक्कम भी बहुत महत्वपूर्ण है। एक ये कलपक्कम हो गया, केगा हो गया, इधर तारापुर हो गया, इधर काकरापारा गुजरात में हो गया, रावत भाटा राजस्थान में हो गया, और इधर नरोरा जो कि उत्तर प्रदेश में। ये सबसे महत्वपूर्ण परमाणु ऊर्जा केंद्र है, और यही, इसके अलावा और कुछ परमाणु ऊर्जा केंद्र में आपसे नहीं पूछेंगे। तो आपको इतना यहाँ पर याद रखना है। साथ ही इसमें आपको बहुत सारे तापीय ऊर्जा केंद्र भी दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारे अलग अलग राज्य में आपको ये दिखाई दे रहे हैं, जो कि काली बिंदु में आपको दर्शाए गए हैं यहाँ पर, जैसे दिल्ली, फरीदाबाद, हरदोई, इधर पनकी, बरौनी, इधर मध्य प्रदेश में देखें तो सिंगरौली, अमरकंटक, छत्तीसगढ़ में कोरबा। इनमें से कम ही पूछा जाता है, ये विजयवाड़ा करके है, ये विजयवाड़ा पूछा जाता है कभी, इसको ध्यान रखना है हमको, विजयवाड़ा। इधर आपको आंध्र प्रदेश में दिखाई दे रहा है, नासिक जो है महाराष्ट्र में दिखाई दे रहा है, नवेली ये तमिलनाडु में दिखाई दे रहा है, इन्नौर, हाँ यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण इंदौर नहीं है, ये इन्नौर है। इन्नौर जो कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर, यहाँ पर समुद्र के पास में आपको दिखाई दे रहा है। ये तापीय ऊर्जा केंद्र है, भूताप के द्वारा यहाँ पर एक संयंत्र बनाए गए हैं जो ताप के द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। तो ये इन्नौर सबसे महत्वपूर्ण है। इन्नौर के बारे में पूछा जाता है। इधर नेवेली आपने पहले भी आपको बता दिया गया है। एक ये तूतीकोरेन भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपको तमिलनाडु के इधर दक्षिणी इलाके में दिखाई दे रहा है, तूतीकोरेन। तो ये तापीय ऊर्जा संयंत्र, इसको आपको याद रखना है। अमरकंटक, यहाँ पर तापीय ऊर्जा केंद्र। नासिक जो है आपको महाराष्ट्र में दिखाई दे रहा है। एक चंद्रपुर है, ये भी महाराष्ट्र में, आपको पहले बता दिया गया। इस प्रकार से कुछ ये महत्वपूर्ण है, ये पूछेंगे। खासकर आपको ध्यान रखना है, ये आणविक और
ऊर्जा संयंत्र जो आपको पहले ये जो लाल तीर वाले जो क्षेत्र आपको 7-8 बताए हैं, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इनको आप अच्छे से याद कर लीजिए। तो विद्यार्थियों, अधिकतर जो है आपके कोर्स से संबंधित जो नक्शे या मानचित्र में आपको दर्शाने के लिए आ सकते हैं, वो आपको बता दिया गया है। आप इसको ही बार बार रिवाइज करते रहिए। कुछ और अगर एक्स्ट्रा अगर पूछेंगे तो उसमें हम बताते हैं, पवन ऊर्जा के बारे में पूछ सकते हैं कि पवन ऊर्जा कहाँ पर ज़्यादा उपयोग में लाई जाती है, पवन ऊर्जा का उत्पादन कहाँ पर होता है। तो तमिलनाडु में नागरकोइल से मदुरई तक का जो क्षेत्र है तमिलनाडु में, बहुत विशाल पेटी है पवन ऊर्जा जहाँ पर निर्माण की जाती है, मतलब हवा के द्वारा ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। आंध्र प्रदेश का भी जो क्षेत्र है वो, वहाँ पर पवन ऊर्जा उत्पादित की जाती है। कर्नाटक, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र और लक्षद्वीप, ये जो क्षेत्र हैं वो पवन ऊर्जा के लिए जाने जाते हैं। नागरकोइल जो है तमिलनाडु में है, आपको तमिलनाडु में यहाँ दिखाना है। और साथ ही साथ जैसलमेर जो है वो, जैसलमेर आपको राजस्थान में जैसलमेर जो है प्रभावी प्रयोग के लिए जाना जाता है। इस पवन ऊर्जा के लिए प्रभावी प्रयोग के लिए राजस्थान का जैसलमेर और तमिलनाडु का नागरकोइल क्षेत्र। तो ये आपको याद रखना है। चूना पत्थर के बारे में थोड़ी सी जानकारी लीजिए। राजस्थान में 22% चूना पत्थर के भंडार पाए जाते हैं, खनिज खदानें। उसके बाद आंध्र प्रदेश 13%, मध्य प्रदेश में 13%, छत्तीसगढ़ में 11%, कर्नाटक में 10%। तो अगर चूना पत्थर दर्शाने को आए तो राजस्थान में सर्वाधिक चूना पत्थर पाया जाता है। तो इस प्रकार से आपके अध्याय से संबंधित या आपके विषय से संबंधित जो भी जितने भी मानचित्र में प्रश्न आ सकते हैं, पॉइंट आ सकते हैं, उसको आपको सभी बता दिया गया है। आप बार बार देख करके ज़रूर अध्ययन करें, साथ ही अपने साथी मित्रों को भी शेयर कराएं और अच्छी तरीके से समझने का प्रयास कीजिए। निश्चित तौर पे मान के चलिए कि आपके 4 नंबर इतना वीडियो देखने में और इतना याद करने में आपके 4 नंबर पूरी तरीके से पक्के हो जाएंगे। तो इसी आशा के साथ कि आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें। आपके लिए और कई प्रकार के वीडियो आएंगे जो कि परीक्षा के लिए, वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। तो आप देखते रहिए और लाइक करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।